चैप्टर 9 रिजेक्शन। आदित्य ने अनु को टका सा जवाब दिया था, ये कहकर कि आरव घर पर है और वो सो रहा है। अनु भी अपना मतलब साधने में लगी हुई थी। उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसे आरव और आदित्य के परिवार वालों की बहुत चिंता है, और इसे दिखावे को आगे बढ़ाते हुए अनु ने अपनी आवाज में खुशी दिखाते हुए कहा, अच्छा, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत लेट हो गया है आदित्य, तुम भी जाकर सो जाओ। आदित्य ने फिर उसे बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा, ओके, गुड नाइट। अनु ने प्यार से कहा और ये बोलकर फोन रख दिया। आदित्य ने फोन रखकर साइड में गाड़ी लगाई और एक सिगरेट जलाई, लेकिन अचानक से स्पीड से आती हुई एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी। उसने खुद को संभाला और बड़बड़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तान्या अचानक यूं गायब हो गई? उसे ढूंढना कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, बच्ची थोड़ी है, अपना घर खुद ढूंढ सकती है। आदित्य को वाकई में बहुत चिंता हो रही थी इस बात की कि आखिर तान्या चली कहाँ गई, वो कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है, और ऐसा हुआ क्या है। इन सारे सवालों में आदित्य कहीं उलझ कर रह गया था। सच कहूं तो आदित्य को बहुत फिक्र हो रही थी तान्या की। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया तान्या के साथ पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से वो आज इन हालातों में फंस गई है। वो पूरी रात दर बदर तान्या को ढूंढता रहा। उसे ढूंढने के लिए शायद ही ऐसी कोई गली चौबारा हो जहां आदित्य ने उसे ढूंढा ना हो। उसने हर उस जगह पे तान्या को ढूंढने की कोशिश की जहां उसे लगा था कि तान्या मिल सकती है। उसने शहर की ऑलमोस्ट सारी जगहों पर चेक कर लिया, पर तान्या का कहीं कोई अता पता ही नहीं लगा। ऐसे सिचुएशन में आदित्य करता भी क्या? जब उसे तान्या का कहीं कोई अता पता नहीं चला तो उसने अपनी कार घुमाकर घर वापस जाने की कोशिश की, पर सेफ्टी के लिए उसने तान्या की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को बोल दिया। एटलीस्ट इससे उसे इतना तो पता चल जाएगा कि वो जिंदा है, कहाँ है, कैसी है, और उसे फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि आखिर पिछले कुछ सालों में उसके साथ हुआ क्या था। उसे ये जानना था कि वो औरत जिसे तलाक के बाद जिंदगी गुजारने के लिए इतने पैसे मिले थे, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सुबह ही आदित्य को तान्या के पिछले 3 सालों की जिंदगी के बारे में पता चल गया, लोगों को जो काम पे लगा रखा था। और जब शहर में आदित्य ओबरॉय को एक काम देते हैं तो वो शहर काम में लग जाता है। आदित्य को तान्या के पिछले 3 सालों की जिंदगी का पता चल चुका था। डिवोर्स के बाद ही वो अपने चाचा के साथ रहने चली गई थी। फैमिली कनेक्शन की वजह से उसे पता चला कि उसके चाचा का एक बेटा था और वो तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे। उनकी लाइफ में बहुत बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि उसके चाचा यानी कि राजेश आहूजा को एक किडनी की बीमारी है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए तान्या को बहुत सारी जॉब करनी पड़ी। उसने अपने आप सारा टाइम एक मजदूर की तरह काम करने में निकाला, जैसे किसी घर में साफ सफाई या बर्तन धोना या किसी होटल में वेट्रेस का काम करना। हालांकि कमजोर और बहुत गरीब दिखने की वजह से हर जगह से उसे परेशान किया जाता और खुद से दूर रखा जाता था। इसलिए उसकी कोई भी जॉब 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। पिछले 3 सालों में एक काम से दूसरे काम पर जाने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी वो। उसका ध्यान अपने आप पर नहीं, सिर्फ उसके चाचा पर था, ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके और उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके। आदित्य उससे अपनी कल की मुलाकात को लेकर अभी तक हैरान था। वो सोच रहा था कि उनके डिवोर्स के बाद वो अचानक से इतनी एजेड कैसे हो गई। वो उसे ढंग से पहचान भी नहीं पा रहा था।
अगर वो कल उससे नहीं मिलता तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता कि वो किस दर्द में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पर एक बात तो थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी कि उससे डिवोर्स के बाद जो उसने इतने सारे पैसे दिए थे, तान्या को जब इतने सारे पैसे मिले थे, उसने उसका यूज क्यों नहीं किया? पैसे इतने पर्याप्त थे कि उसे चाचा का ऑपरेशन आराम से हो जाता, तान्या को एक ठीक ठाक जॉब भी मिल जाती, फिर तान्या ने क्यों उसका यूज नहीं किया? बुध जानता था कि तान्या पैसे ज्यादा खर्च नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो इतना सारा पैसा इतनी कम समय में कहाँ चला जाएगा यार? क्योंकि इतने सारे पैसे इतने कम समय में खर्च करना एक्चुअली इम्पॉसिबल था। आदित्य अपनी चेयर पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आराम से बैठा था, कुछ सोच रहा था। शायद उसे लग रहा था कि जैसे अभी भी कुछ बातें हैं जो उसे पता नहीं है। वो इन दोनों कड़ियों को आपस में मिला नहीं पा रहा था। अब भी सब कुछ जानते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो वो नहीं जानता था। जब आदित्य डाइनिंग रूम में आया तो उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी वहां बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। आरव सबसे पहले उठा था क्योंकि पिछली रात वही सबसे पहले सोया भी था। इसलिए जब आदित्य ब्रेकफास्ट के लिए वहां पर आया, तब तक वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। तभी आदित्य ने अपनी मेड को ऑर्डर देते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आज आप आरव को स्कूल छोड़ आए। मेड ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, ओके सर। वो आरव का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। मिसेस ओबरॉय ने अपना ब्रेड टोस्ट खाने से पहले आदित्य से पूछा, आदित्य, कल तुम अचानक वहां से यूं चले क्यों गए थे? तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे लिए ही वहां गए थे। तुम ऐसे कैसे अपने पेरेंट्स को ऐसी अजीब सिचुएशन में छोड़कर जा सकते हो? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं? आदित्य ने अपनी माँ को देखकर उन्हें जवाब दिया, माँ, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि आरव की तबीयत ठीक नहीं है। बाय द वे मॉम। इतना बोलते ही आदित्य के सारे सवाल उसके गले में ही अटक गए। मिसेस ओबरॉय ने उससे प्यार से पूछते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? बाय द वे मॉम के आगे? आदित्य ने अपनी बात पूरी करते हुए उनसे पूछा, क्या हमारे डिवोर्स के बाद तान्या ने वो पैसे लिए थे? आदित्य बहुत सीरियस था इस मामले में, और होता भी क्यों नहीं, उसे अपने सवालों के जवाब जो चाहिए थे। आदित्य की ये बात सुनकर वो लिटरली शॉक हो गई। खाते खाते उनका हाथ एकदम से रुक गया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आई गेस उनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर ही आदित्य समझ गया कि उसके सवाल का जवाब ना है। जितना शॉक मिसेस ओबरॉय को लगा था, उससे डबल शॉक आदित्य को लगा ये बात जानकर कि उसके दिए हुए पैसे तान्या ने कभी लिए ही नहीं। उसने कहा, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो इसी सोच में था कि उन पैसों के साथ वो आराम से रह रही होगी, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं जाकर उसे एक बार देख आऊं। और अगर मैं कल उससे नहीं मिलता तो शायद मुझे कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि वो किस हाल में है। आदित्य इस वक्त बहुत खफा था। मिसेस ओबरॉय से तो था ही, लेकिन अपने आप से उससे ज्यादा। आदित्य की ये सब बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उससे कहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने खुद ही कुछ लेने से मना कर दिया था। आदित्य झुंझला कर कहता है,
पर आप मुझे तो ये सब बता सकती थी ना, मुझे क्यों नहीं बताया? मिसेस ओबरॉय ने इस सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताती? उसका डिवोर्स के बाद ओबरॉय फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, और ये अच्छा है कि बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सारे रिश्ते हमारी फैमिली से टूट गए। और मैं तो कहूंगी कि अगर उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, मत लेने दो। बहुत अकड़ है ना उस पे, तो रहने दो उसे उतनी अकड़ के साथ। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है?